वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 7 ऑफ माफिया रिवेंज लव। सूर्य का विला। सूर्य के विला में अनाया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कह रही थी, खबर पक्की है ना तुम्हारी? वो सच में लौट आया है ना? अगर वो सच में फिर से वापस आया है तो यह मेरे लिए सोने पर सुहागा वाली बात होगी। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो मुझे पहले उसे अपना दोस्त बनाना होगा। उसके लोकेशन निकालो, जल्द से जल्द मुझे मिलना है उससे। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। अनाया आईने के सामने खुद को निहारते हुए बोलती है, बहुत घमंड हो गया है तुझे कृतिका, सिर्फ इसलिए कि तू सूर्य की बीवी है। अब देख कैसे तुझे उससे अलग करती हूँ, फिर तू जाएगी उसकी ज़िंदगी से बाहर और वो सिर्फ मेरा होगा। मना ले इस साल करवा चौथ, अगले साल तो तू शायद किसी और के पास होगी। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है। इन साजिशों से अनजान कृतिका अपने रूम में आईने के सामने बैठकर सूर्य के लिए श्रृंगार कर रही थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था जिस पर सोने के तार से काम किया गया था। कृतिका ने भारी गहने और सूर्य के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। कृतिका अपने पास खड़ी नूर को देखते हुए कहती है, थैंक यू दी, अगर आप नहीं होती तो आज के मेरे स्पेशल दिन भी मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाती। थैंक यू मुझे इतना सुंदर तैयार करने के लिए। नूर कृतिका के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहती है, अल्लाह ताला आपको हर बुरी नज़र से बचाए। तब रूम का डोर खुलता है और सूर्य अपने कानों में फ़ोन लगाए किसी से बात करते हुए अंदर आता है। लेकिन जब उसकी नज़र कृतिका पर जाती है तो वो अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। सोनी को कमरे में देख नूर तुरंत बाहर की तरफ चली जाती है। कृतिका जो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी थी वो आईने में सूर्य को देख अपनी पलकें झुका लेती है। सूर्य अपना फोन सोफे पर फेंक कर कृतिका की तरफ बढ़ता है। सूर्य आईने में कृतिका को देखते हुए नीचे की तरफ झुकता है और उसके कंधे को चूम कर कहता है, आज तो शायद उस चांद को भी तुमसे जलन होने लगी जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। सूर्य आज लाल कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो कृतिका के गालों पर किस करते हुए कहता है, चलो आसमान वाला चांद निकल आया है। नूर कृतिका को कमरे से निकलकर नीचे आने वाली थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। वो जतिन था। नूर गुस्से से कहती है, जतिन ये क्या बदतमीजी है, क्यों लाए हो आप मुझे यहाँ? जतिन उसे दीवार से पिन करते हुए कहता है, आज फिर से आपको प्यार करने का मन कर रहा है। इतना बोल वो नूर को चूमने लगता है। वक्त के साथ उसकी किस और भी वाइल्ड होती जा रही थी। तब नूर उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और गुस्से से बोलती है, उस रात जो हुआ वो गलती थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से मेरे साथ वो सब कर सकते हैं। जतिन गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा आपने, गलती थी वो रात? नूर चीखते हुए कहती है, हाँ सही सुना आपने। वो रोते हुए आगे कहती है, आपके दिल में तो क्यारा थी ना, और शायद अब भी है। इतना बोल वहाँ से निकल जाती है। विला की छत को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। चांद बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। कृतिका जल्दी से सूर्य की आरती करती है और छलनी से चांद और फिर सूर्य को देखती है। पूजा होने के बाद सूर्य पानी से कृतिका का व्रत पूरा कराता है। फिर कृतिका सूर्य को पानी पिलाकर उसका व्रत पूरा कराती है। सूर्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब चलो जल्दी से कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेकिन कृतिका अपना कदम आगे नहीं बढ़ाती। वो नर्वस होते हुए सूर्य के हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, आई लव यू सूर्य। इतना बोलकर वे सूर्य के होठों को चूमकर तुरंत उसके सीने से लग जाती है। सूर्य खुश होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आज कृतिका ने अपने दिल की बात सूर्य को कह दी थी और उनके प्यार की गवाही आज आसमान में चमकता मून बन रहा था। उसकी ही रोशनी में दोनों एक दूसरे से लिपटे दुनिया जहान से बेखबर खड़े थे। तभी कृतिका को युवान की बात याद आई। उसने कहा था कि फास्ट पूरा होने के बाद सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं। कृतिका खुद को तुरंत सूर्य से अलग कर उसे घूरते हुए पूछती है, आप नहीं लाए मेरे लिए कोई गिफ्ट? मैंने सुना है करवा चौथ के बाद वाइफ को गिफ्ट मिलता है। तो ये सारी बातें बड़े ही मासूमियत से कह रही थी। सोरियन जान बनते हुए बोलता है, तुमने तो बताया नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर बताया होता तो ले आता मैं गिफ्ट। जब कृतिका सुनती है कि सूर्य उसके लिए कुछ नहीं लाया है तब वे गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी सूर्य उसकी खुली कमर को पकड़कर उसे खींचते हुए खुद के करीब करता है और अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर कृतिका की तरफ बढ़ा देता है। कृतिका कभी बॉक्स को देखती तो कभी सूर्य को। तभी सूर्य उसे अपनी आंखों से ही बॉक्स लेने का इशारा करता है। कृतिका तुरंत अपने हाथों में बॉक्स लेकर खोल कर देखती है तो उसमें एक मंगलसूत्र था। कृतिका मंगलसूत्र को बॉक्स से निकालकर अपने हाथों में लेती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मंगलसूत्र सच में बहुत सुंदर था। पूरी सोने की चेन में कहीं कहीं काला मोती लगा हुआ था और नीचे एक लॉकेट था जिस पर बड़े ही सुंदर तरीके से सूर्य का अस और कृतिका के एक साथ मिलाकर लिखा गया था। सच में उसका डिजाइन काफी यूनिक था। कृतिका मंगलसूत्र को देखते हुए बोलती है, ये तो बहुत महंगा होगा ना, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से 2 मंगलसूत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा। सूर्य उसके हाथ से मंगलसूत्र लेकर कृतिका के गले में पहनाते हुए कहता है, अब तुम कॉलेज और जॉब दोनों जगह जाती हो, ये काफ़ी अच्छा लगेगा तुम पर, इसलिए ले लिया, और ज़्यादा महंगा नहीं है, टेंशन ना लो। इतना बोलकर उसके कंधे को बड़े ही प्यार से चूम लेता है। कृतिका को कुछ याद आता है तो और वो सूर्य की तरफ पलटकर उसे घूरते हुए बोलती है, जानती हूँ ज़्यादा महंगा नहीं होगा, बस मेरे फ़ोन कवर जितना महंगा ना हो। सूर्य अपना सिर ना में हिलाते हुए खुद से बोलता है,
अगर इसे पता चल गया कि इस एक मंगलसूत्र के दाम में इसके 3 कवर आ जाएँगे, तो ये मुझे पागल कर देगी। फिर वो कृतिका का माइंड डायवर्ट करने के लिए उसे एक बार फिर खुद की तरफ खींचते हुए कहता है, वैसे ये फ़ास्ट तो मैंने भी रखा है तुम्हारे लिए तो मेरा भी तो गिफ्ट बनता है ना। कृतिका अपना सर उसके सीने से निकाल कर उसके चेहरे को टुकुर-टुकुर देखते हुए मासूमियत के साथ बोलती है, मैं क्या दे सकती हूँ आपको? आपके पास तो सब कुछ है। तभी सूर्य के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है और वो कृतिका की कमर को सहलाते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकता है और बोलता है, मुझे तुम चाहिए, दे सकती हो। सूर्य के करीब से कृतिका का पूरी शरीर सिहर रहा था। जब वह सूर्य की ऐसी बातें सुनती है तो शर्म के मारे अपनी नज़रें और झुका लेती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। फिर भी वह हिम्मत कर कहती है, भूख लगी है मुझे। कृतिका का जवाब सुन सूर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे और परेशान न करते उसके माथे को चूमकर उसे वहाँ से लेकर रूम में जाता है, जहाँ खाने से पूरा टेबल भरा हुआ था। सूर्य पहले कृतिका को सोफ़ा पर बैठाकर अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। वहीं दूसरी तरफ नूर के जाने के बाद जतिन उसी रूम में बेड पर लेटते हुए ऊपर सीलिंग को देखते हुए बोलता है, सही कहा आपने, मैंने कहा था उस रात को गलती, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में लौटेगी और इस तरह लौटेगी कि मेरी ज़िंदगी ही बन जाएगी। मेरे दिल में जो जगह कियारा के लिए है वे कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन जो जगह आपने बनाई है वे तो आपको लेना ही होगा। तभी अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक, एक लड़की जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, उम्र उसकी 15 या 16 साल की होगी। उसने भी जीन्स और एक रेड टॉप पहना हुआ था, बाल उसके कंधे तक थे। वो अपने सामने खड़े लड़के को घूरते हुए कहती है, जतिन क्या हर में बात पे मैं छोटी हूँ कहते रहते हो, सिर्फ एक किस ही तो मांगा था अपने होठों पर, उस पर भी 10 बार सुना दिया कि मैं अभी छोटी हूँ। शादी के टाइम भी यही तो नहीं कहोगे ना, फिर देखना भाई को बोलकर कैसा हाल करूँगी आपका। तब सामने खड़ा लड़का जो करीब 25 साल के आसपास होगा यानी जतिन, वो उस लड़की को घूरते हुए कहता है, क्यारा आप सच में छोटी हो तो छोटी ही कहूँगा ना। तब वे देखता है क्यारा का चेहरा मुरझा गया है। वे हंसते उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर एक लंबी किस करता है और अपने अंगूठे से उसके उस अंगूठों को होठों को सहलाते हुए बोलता है, अब खुश क्यारा अपने होठों पर लंबी मुस्कान लिए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी जतिन उसे फिर से एक बार समझाते हुए कहता है, क्यारा मैं बस आपके भाई का असिस्टेंट हूँ, अगर उन्होंने आपकी शादी मुझसे करने से मना कर दिया तब। क्यारा मुस्कुराते हुए उसके हाथों को चूमते हुए कहती है, नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए मेरी खुशी बहुत मायने रखती है और मेरी खुशी आप में है। जतिन उसके माथे को चूमकर कहता है, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल आप अपनी स्टडी पर ध्यान देगी, ठीक है। जब आप शादी करने लायक होगी जरूर करूँगा मैं आपसे शादी। तभी वे अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे जाना होगा, एक मीटिंग है और फिर एक डिनर पार्टी, सूर्य सर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर वो क्यारा के माथे को चूमकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में सूर्य और जतिन मीटिंग अटेंड कर डिनर पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ सभी बिजनेस से ही जुड़े लोग थे। उसी पार्टी में एक लड़की लगातार सूर्य को घूरे जा रही थी। तभी वे एक वेटर को रोककर एक ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे सूर्य को देने को कहती है। वेटर जब सूर्य को देखता है तो डर के मारे वो काम करने से इनकार कर देता है। तभी वह लड़की उसके सामने नोटों की गड्डी रख देती है। लालच में आकर वो वेटर ड्रिंक की ट्रे लिए सूर्य की तरफ चल पड़ता है। टेबल पर सूर्य और जतिन के साथ कुछ और लोग बैठे थे जो सूर्य के साथ अपना बिजनेस रिलेशन पक्का करना चाहते थे। तभी वेटर ड्रिंक का गिलास सूर्य के सामने रख कर चला जाता है। सूर्य जो बात करने में बिजी था वो जैसे ही ड्रिंक का गिलास उठाता है उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जब वो फ़ोन में फ्रेश हो रहे नाम को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि कॉल उसकी बीवी शौर्य का था। वो शौर्य वो ड्रिंक का गिलास जतिन की तरफ बढ़ाकर फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जतिन भी बात करते करते वो पूरी ड्रिंक पी जाता है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजती है। वो देखता है तो वे मैसेज शौर्य का था, जिसने लिखा था कि वे घर के लिए निकल गया है और बाहर एक दूसरी कार भी छोड़ गया है। वो आराम से बाद में आए। मैसेज पढ़ते ही जतिन को अपना सर घूमते हुआ महसूस होता है। वे अपना सर झटककर खुद को होश में लाता है। सूर्य के साथ इतने साल से रहते हुए वो एक ही सेकंड में समझ गया कि ड्रिंक में ड्रग्स था और वो सूर्य के लिए था। जतिन खुद को संभाल कर उसी होटल में बुक अपने रूम की तरफ चला जाता है जो हमेशा ही बुक रहता था। रूम में आते आते ही जतिन की हालत ख़राब होने लगती है। उसको अपनी बॉडी में गर्मी लगने लगती है, जिस कारण वो रूम में आते ही तुरंत अपना कोट और शर्ट खोलकर बाथरूम के अंदर जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नूर जो अपनी फ्रेंड के साथ उसका बर्थडे पार्टी अटेंड करने आई थी, दोस्तों के कहने पर उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिस कारण उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो इस हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती थी। तभी उसके एक दोस्त जिसका बर्थडे था वो उसे एक चाबी पकड़ाते हुए कहती है, नूर ये ले मेरे तेरे कमरे की चाबी, हम सब आज इसी होटल में रुकने वाले हैं, तू जा और अपने कमरे में आराम कर। नूर खुद को संभाल कर उसके हाथों से चाबी लेकर उसका नंबर देखती है और उस रूम की तरफ चल पड़ती है। उसे जाना तो था 69 रूम में, लेकिन नसीब होने का 99 रूम में पहुंच जाती है। नूर रूम में पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद करती है और जैसे ही बेड पर लेटने वाली होती है उसे गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। नूर जो नशे की हालत में थी, जब अपने पीछे किसी लड़के की आवाज़ सुनती है तो तुरंत पीछे की तरफ पलटती है। उसके सामने ही जतिन अपनी कमर में टॉवल लपेटे खड़ा था। जतिन के अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर नूर उसमें एक पल के लिए खो जाती है। एक
तो शराब का नशा और दूसरे जतिन को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने कदम बढ़ाकर जतिन के करीब जाते हुए उसके सीने से लग जाती है। जतिन जो खुद ड्रग्स के नशे में था, जब नूर उससे लिपटती है तो उसे अपने शरीर में एक ठंडक महसूस होती है जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। वो भी बहकने लगता है और नूर के चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। आज तक उसने बस क्यारा के होठों को हल्के से छुआ था, लेकिन आज वो नूर को काफ़ी पैशनेट होकर किस कर रहा था। जैसे जैसे जतिन उसे किस कर रहा था, नूर भी बहक रही थी। वो भी अब जतिन को किस बैक करने लगती है। उसका साथ पाकर जतिन अब और एक्साइटेड होकर उसे किस करने लगता है और अपना एक हाथ बढ़ाकर नूर ने जो वन पीस ड्रेस पहनी थी उसे खोलकर एक झटके में उसके शरीर से अलग कर देता है। वो नूर को खुद से थोड़ा अलग कर उसे अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है। फिर झुककर उसके बाकी कपड़े भी खोल देता है और उसे ऊपर से नीचे तक को देखने लगता है। नूर का गोरा शरीर अब पूरी तरह जतिन के सामने था। वो बिन पानी की मछली की तरह बेड पर तड़प रही थी और जतिन उसे अपनी नशीली आंखों से घूरे जा रहा था। तभी उसे खुद भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिस कारण वो अपनी कमर में लपेटा टॉवल निकालकर उसे साइड में गिरा देता है। और पता नहीं रात किस पहर वो शांत होकर नूर को अपने सीने से लगाए सो जाता है। सुबह के 9 बजे के करीब जतिन की नींद खुलती है। उसे अपने सिर में काफ़ी दर्द फील होता है। वो अपना सिर पकड़कर बाल खींचते हुए बोलता है, इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल सोरे की ड्रिंक पी ली थी जिसमें ड्रग्स था। इतना याद आती है वे जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे अपने सीने पर कुछ भारी महसूस होता है। वो जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है क्योंकि उसके सीने से लगकर एक लड़की सो रही थी। तभी जतिन की नज़र खुद पर जाती है तो पाता है कि उसके सिर पर एक भी कपड़ा नहीं है। फिर वो नूर की तरफ देखता है तो उसे भी वैसे ही हाल में पाता है। जतिन तुरंत नूर को खुद से दूर कर बेड से खड़ा होता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही जतिन उठता है उसके कारण नूर की आंखें खुल जाती है। वह भी जब खुद को देखती है तो समझ जाती है कि उसने किसी के साथ रात बिताई है। तभी उसे बाथरूम से आता हुआ जतिन दिखता है, जिसे देखे एक पल के लिए तो नूर उसमें खो जाती है। शायद इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं, लेकिन उसका ये प्यार उसके दिल में इसमें उतरता उससे पहले ही जतिन उसके पास आकर अपनी नज़र नीचे कर बोलता है, जो हुआ वे गलती थी, मैं अपने होश में नहीं था और शायद आप भी अगर होश में होती तो ये कभी होता ही नहीं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी क्यारा से प्यार करता हूँ। तो अच्छा यही होगा कि इसे वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ आप। इतना बोलकर नूर की बात सुने बिना रूम से निकल जाता है और नूर बस उसे देखती रह जाती है। वो भी अपने आंसू पोंछकर अपने कपड़े पहनती है और रूम से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड्स। इतना याद आते ही जतिन अपनी आंखों खोलकर तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपने चेहरे पर अपने हाथों से मलते हुए कहता है, जानता हूँ जो भी हुआ था उसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी। मेरी गलती तो तब थी जब मैंने सुबह उस रात को वन नाइट स्टैंड कहकर गलती करार दे दिया था और तुम रोते हुए वहाँ से चली गई थी। उस समय मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैंने क्यारा को धोखा दिया है। जतिन को खुद के अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जब वह देखता है कि कॉल शौर्य का है तो वह तुरंत रिसीव कर अपने कान से लगाता है और बस ओके बोलकर फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल देता है। वो रूम से निकलते हुए स्टडी रूम में चला आता है क्योंकि शौर्य ने उसे वहीं बुलाया था। इधर शौर्य ने कृतिका को अच्छे से डिनर करा दिया था और उसे अपने सीने से लगाए बेड पर लेटा हुआ था। वो उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था और वह जल्दी ही कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि दिन भर की हैरेसमेंट के कारण कृतिका तुरंत सो जाती है। शौर्य जब कन्फर्म हो जाता है कि कृतिका गहरी नींद में है तो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढककर रूम से बाहर निकल जाता है। जतिन जैसे ही स्टडी रूम में आता है उसे शौर्य बैठा दिखता है। वह भी अंदर आकर शौर्य के साइड में बैठ जाता है। शौर्य थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, कल दक्ष कृतिका का कॉलेज ज्वाइन कर रहा है। तुम्हें दो काम करने हैं, एक तो दक्ष के सारे इलीगल बिजनेस डील्स की डिटेल निकालो और दूसरा कॉलेज में कृतिका की सिक्योरिटी बढ़ाओ। मुझे इतना तो पता है कि वो कृतिका को फिजिकली कोई हार्म नहीं करेगा फिलहाल, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दो लेडीज बाउंसर्स का उसके क्लब में एडमिशन कराओ ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे और रास्ते में तो युवान उसके साथ होता ही है और युवान खुद अपना गार्ड लिए रहता है तो उसकी टेंशन नहीं है। बस युवान को इन्फॉर्म कर दो कि सब और भी हिफाजत से कृतिका को लेकर जाना है। जतिन अपना सर हिलाकर बोलता है, ओके हो जाएगा। फिर वे थोड़ा रुक कर शौर्य से पूछता है, सर अगर आप चाहते तो उसे कॉलेज में एंटर ही नहीं होने देते, फिर क्यों उसे एज ए प्रोफेसर एंटर करने दिया। इससे तो मैम को और भी खतरा हो सकता है। शौर्य अपने चेहरे पर एक ही बिल स्माइल ले बोलता है, बिल्कुल रोक सकता था, लेकिन फिर क्या होता, वो कोई दूसरा प्लान बनाता। अभी वह एक प्रोफेसर है और उसका क्लास बस 45 मिनट का है। वो उन 45 मिनट में क्या ही कर पाएगा, और अगर कुछ सोचेगा भी तो उसका भी इलाज है मेरे पास। और वैसे भी दुश्मन जितना करीब हो खतरा उतना ही कम होता है।
क्योंकि हम उसकी हर एक चाल पर नजर रख सकते हैं। इतना बोलकर उस स्टडी रूम से निकल जाता है। सूर्य के जाते ही जतिन भी स्टडी रूम से निकलता है और अपना रुख नूर के कमरे की तरफ कर लेता है, क्योंकि उसको अपना बेचैन मन शांत करना था, जो नूर से बात करके ही हो सकता था। सुबह के करीब 7 बजे के करीब कृतिका की नींद खुलती है। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है, उसकी नजर पहले अपने मेहंदी लगे हाथों पर जाती है। वो अपने दोनों हाथों की हथेली सामने कर मेहंदी में सूर्य का नाम देखती है। फिर उसे रात की एक एक बात याद आने लगती है, और जैसे ही सूर्य की बातें याद आती है, शर्म के मारे उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तब से उसके कमरे का डोर खुलता है और सूर्य पसीने से नहाया हुआ अंदर आता है। उसने भी शॉर्ट्स और स्लीवलेस वेस्ट पहना था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। सूर्य को देखते ही कृतिका को ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी एक हार्ट बीट मिस कर दी हो। वो लगी इतना हैंडसम और होड़ रहा था। जहाँ कृतिका सूर्य को घूरे जा रही थी, दूसरी तरफ सूर्य बिना उसकी तरफ देखे ही बाथरूम में चला जाता है। ऐसा कृतिका को लगता है, लेकिन सूर्य की नजर बराबर कृतिका पर ही थी। खुद को इग्नोर होता देख कृतिका गुस्से से पेड़ से नीचे उतरती है और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कहती है, पहले तो कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, कल प्यार का इजहार क्या कर दिया जनाब के तो हाव भाव ही बदल गया। दूसरी तरफ सूर्य शावर के नीचे खड़ा अपने सीने को सहलाते हुए कहता है, मजा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, जानता हूँ अभी गुस्से से गुब्बारा बनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मना लूंगा। इतना बोलकर जल्दी से नहाकर अपने कमर में टॉवल लपेटे बाहर आता है। कृतिका जो बाहर गुस्से से रूम के चक्कर काट रही थी, जैसे ही उसकी नज़र सूर्य पर जाती है, वो बिना कुछ ध्यान दिए उसकी तरफ पड़ती है और गुस्से की से चिल्लाते हुए कहती है, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे इग्नोर किया। तब सूर्य अनजान बनते हुए कहता है, कब किया इग्नोर। इतना बोलकर वह जैसे ही अपनी कबड़ की तरफ जाने को होता है, कृतिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, जब आप जिम से आए थे तब क्या। सूर्य अपनी हंसी अपने होठों में दबाते हुए कृतिका की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अच्छा उस टाइम देखा था तुम्हें मेरी जान। तभी कृतिका उसकी बातों को काटते हुए बोलती है, जब देखा था तो पास क्यों नहीं आए जैसे हमेशा आते हो। तभी सूर्य अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, जिम से आया था ना तो पसीना काफी हो रखा था, अच्छा नहीं दिख रहा था, मैं इसलिए नहीं आया तुम्हारे पास। उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही कृतिका तपाक से बोलती है, किस बुद्धू ने कहा कि आप अच्छे नहीं लगते, आप तो बहुत बहुत हॉट और हैंडसम लग रहे थे। तभी सूर्य अपनी भौहें उस्काते हुए तुरंत कहता है, क्या कहा तुमने, अभी मैं हॉट लगता हूँ और हैंडसम भी। कृतिका को जाकर रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो अपनी नजर चुराए जैसे ही बाथरूम की तरफ भागने को होती है, सूर्य उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपका लेता है और अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम अपने होठ पति की सारी हॉटनेस देखोगी, अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो अपने होठ कृतिका के होठों पर रखकर उसे चूमने लगता है। कृतिका ना तो उसे रोक रही थी ना साथ दे रही थी, बस अपने हाथ उसके खुले सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद किए उसे फील कर रही थी। सूर्य कभी कृतिका के अपर लिप को चूमता तो कभी लोअर लिप्स को। समय के साथ उसका काफी गहरा और पैशनेट होता जा रहा था, लेकिन कृतिका ज्यादा देर झेल नहीं पाती और उसकी सांसें रुकने लगती है। वो अपने हाथों का मुक्का बनाकर उसके सीने पर मारने लगती है, जिसे महसूस कर सूर्य ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ता है। सूर्य के छोड़ते ही कृतिका अपनी उखड़ती सांसों को समेटने में लग जाती है। वो बेजान से सूर्य के सीने से लग जाती है और सूर्य उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, काम डाउन बेबी काम डाउन। कृतिका जैसे ही थोड़ी शांत होती है, वो सूर्य से दूर होकर उसे घूरते हुए कहती है, ऐसे कौन किस करता है, कहीं आपके किस के कारण मैं मर ना जाऊं। कृतिका की बात पूरी होने से पहले ही सूर्य अपने होठ फिर से एक बार उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है, लेकिन इस बार उसके किस में एक गुस्सा था। लेकिन वे तुरंत ही कृतिका के होठों को छोड़कर अपने हाथ से उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहता है, आज के बाद मरने की बात भूल से भी नहीं करना। तुम्हारे पास मौत भी तभी आएगी जब मैं चाहूंगा। समझ में आई बात। मैसेज कृतिका सूर्य सी रायजादा। सूर्य बोल तो गुस्से में रहा था, लेकिन उसकी पकड़ एकदम हल्की थी। वो गुस्से में भी इस बात का ध्यान रख रहा था कि कृतिका को कोई तकलीफ ना हो। सूर्य के गुस्से को देख कृतिका भी डर जाती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी सूर्य उसे नहाने को बोलकर खुद कबड़ की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में सूर्य अपना बिजनेस सूट पहने हाथों में घड़ी बांधते हुए आईने के सामने खड़ा था। तभी कृतिका अपना सिर झुकाए हुए बाहर आती है। उसने अभी भी बस बाथरोब पहना था। जैसे ही सूर्य की नज़र उस पर पड़ती है, वो अपने उसी रूट टोन में बेड की तरफ अपनी आंखों से ही इशारा कर बोलता है, बाहर रखे हैं कपड़े, जल्दी तैयार होकर आओ। इतना बोलकर वो बिना उसकी तरफ देखे ही बाहर की तरफ चला जाता है। सूर्य का रूट बिहेवियर कृतिका को काफी हट कर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं। वो जैसे ही बेड से अपने कपड़े लेने को झुकती है, कोई उसका हाथ पकड़ देता है। जैसे ही कृतिका अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है, तो वह सूर्य था, जिसे देख कृतिका अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सूर्य उसका हाथ पकड़कर सीधा होता है और कृतिका अपने करीब कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से कहता है, बहुत डांट दिया मैंने अपनी पेस्ट्री को। कृतिका बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी सूर्य उसे अपने सीने से लगाए कहता है, गलती भी तो थी ना तुम्हारी, आज के बाद कभी
भी मरने की बात मत करना, मजाक में भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती मेरी जान। ये बात बोलते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें खुद से दूर, और कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगा। फिर अपने दोनों कान पकड़ कर बोलता है, अब माफ़ कर दो। सूर्य की इतनी प्यारी बातें सुनकर कृतिका के अंदर एक सुकून उतर जाता है। वह सूर्य के हाथ उसके कान से हटाते हुए कहती है, सॉरी ना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहूँगी। इतना बोलकर अपने कान पकड़ लेती है। सूर्य मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम कर कहता है, अब तैयार हो जाओ जल्दी, कॉलेज का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर वह रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सूर्य खुद भी खा रहा था और कृतिका को भी खिला रहा था। और कृतिका अपने हाथों में फ़ोन पकड़े सिंचैन देख रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अपने पास बैठे नूर और उसके सामने बैठे जितिन पर जाती है, जो कब से बस नूर को घूरे जा रहा था। और नूर अपना सिर झुकाए चुपचाप खा रही थी। तभी कृतिका के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना फ़ोन साइड पर रखकर सूर्य को देखते हुए कहती है, सुनिए एक बात कहूँ। सूर्य बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी कृतिका तिरछी नज़रों से जतिन को देख कर कहती है, मुझे ना नूर दी की शादी करवानी है, आप एक अच्छा लड़का देखो ना। जतिन जो जूस पी रहा था, जैसे ही कृतिका की बातें उसके कानों में जाती है, उसके मुंह से जूस बाहर निकल आ जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। नूर तुरंत उठकर उसके पास जाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है, जिस कारण जतिन को जल्दी ही आराम मिल जाता है। तब शौर्य दोनों की तरफ देखते हुए ही बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी से जल्द कोई लड़का देखता हूँ, अब चले। युवान बाहर खड़ा होगा। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तभी कृतिका नूर के से गले लगकर उसके कानों में हल्के से कहती है, बहुत जल्द आपकी भी शादी करवाऊंगी, वो भी जतिन भाई के ही साथ। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चली जाती है और नूर बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। तभी जतिन नूर के पास आकर बोलता है, कल क्यों नहीं खोला अपने रूम का डोर? मुझे पता है आप जगी हुई थी, रात भर नींद नहीं आई मुझे। नूर भी थोड़ा गुस्से में कहती है, शायद आपको बात मुझसे नहीं सर से करनी चाहिए थी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जतिन बेचारा बनकर बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तभी अनाया उसके पास आकर बोलती है, जतिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या मैं आज डॉक्टर के पास चली जाऊँ? जतिन अपना सिर हिला हाँ में हिलाकर उसे परमिशन दे देता है और खुद बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे भी सूर्य के साथ ऑफिस जाना था। लेकिन उसके जाते ही अनाया अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए बोलती है, बस आज वो दक्ष मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए मान जाए, फिर तो मैं जल्दी ही उस कृतिका को सूर्य की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी और सूर्य को अपना बना लूंगी। कृतिका अपना बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, सूर्य कार से सट कर खड़ा अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र कृतिका पर जाती है, वह अपना फ़ोन कर पॉकेट में रखता है और कार का डोर खोलता है। कृतिका तुरंत अंदर बैठ जाती है। ये सब अब सभी के लिए देखना आम बात हो गई थी। उन्हें अब उतना शौक नहीं लगता था जितना पहली बार लगा था कि द ग्रेट माफिया किंग सूर्य सिंह प्रताप किसी के लिए कार का गेट खोल सकता है। कृतिका के अंदर बैठते ही उसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे युवान पर जाती है। वो युवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू युवान, आपके कारण कल मेरा करवा चौथ का दिन बहुत अच्छा गया। सब एकदम परफेक्ट था, हमारे कपड़े भी बहुत अच्छे थे। मैंने आपको पिक्चर भेजी थी ना, आपने देखी थी। तब तक सूर्य भी अंदर बैठ चुका होता है। युवान पीछे पलटते हुए कहता है, परिवार में लोगों को थैंक यू नहीं कहते और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, और मेरी तूफान मेल तो सबसे प्यारी लग रही थी। तभी उसे सूर्य की घूरती नजरें खुद के ऊपर फील होती है और वह तुरंत सीधा होते हुए कहता है, भाई अब फिर से एंग्री मोड में आए उससे पहले भगा लो गाड़ी। इतना बोलकर अपनी कार स्टार्ट कर देता है। 30 से 40 मिनट के अंदर ही कृतिका को उसके कॉलेज में पहुंचाकर सूर्य और युवान अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। VSR को मेडिकल कॉलेज। कृतिका और तन्वी दोनों ही क्लास में बैठकर प्रोफेसर के आने का वेट कर रहे थे। क्लास में काफ़ी बातें हो रही थी, क्योंकि आज एक नए प्रोफेसर आने वाले थे। तभी क्लासरूम का गेट खुलता है और कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ एक और शख्स अंदर आता है। दिखने में वो 35 साल के आसपास होगा और हैंडसम भी था। तभी उसकी नज़र कृतिका पर जाती है और उसके फोटो के कोने मुड़ जाते हैं। प्रिंसिपल उस शख्स का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, आज से ही आपकी बायोलॉजी की क्लास लेंगे मिस्टर दक्ष राठौर, आपके न्यू प्रोफेसर। फिर वो दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर दक्ष आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। इतना बोलकर वे क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी कृतिका की नज़र उसकी आंखों पर जाती है। वो तन्वी के कान के करीब आकर धीरे से कहती है, तन्वी देखना प्रोफेसर की आंखें कितनी अजीब है, दोनों आंखें अलग अलग रंग की है। तभी उसके सिर पर एक चोक आकर लगता है। जब वो सामने देखती है तो दक्ष उसे ही घूर रहा था और वो अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, यू स्टैंड अप। ये सुनते ही कृतिका चुपचाप खड़ी होने लगती है। वो अपनी नज़र तीछी करके देखती है तो पाती है कि सभी स्टूडेंट्स की नज़र उसी पर थी। उसे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि सभी उसे देख हंस रहे थे। कृतिका खड़े होते हुए दक्ष की तरफ देखती है।
दक्ष अपना ऑर्डर कृतिका को मानते देख खुद से बोलता है, काश तू यहाँ होता शौर्य, फिर देखता कैसे तेरी बेबी मेरे को ऑर्डर पर देते ही खड़ी हो गई। तभी वह कृतिका की तरफ अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहता है, आप जो भी है मिस, मुझे क्लास में डिसिप्लिन पसंद है, तो आज के बाद मैं जब भी क्लास में हूँगा आप डिसिप्लिन में ही रहेगी। मुझे आप जैसे अनडिसिप्लिन्ड लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कृतिका बिना डरे दक्ष को घूरते हुए कहती है, मैंने कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा सर, आप कोई क्लास नहीं ले रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, और शायद आपने ठीक से सुना नहीं होगा। क्लास में मेरे साथ साथ हर कोई बातें कर रहा था, बट पता नहीं क्यों आपको मैं ही दिखी। और रही बात डिसिप्लिन की, तो आप जब पढ़ाएंगे तब मेरा डिसिप्लिन देख लेंगे। कृतिका ने यह बात उसकी आंखों में देखते हुए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। कृतिका का उल्टा जवाब सुनकर हर कोई हैरान था। सारे स्टूडेंट के साथ साथ दक्ष भी उसे घूर कर देख रहा था। उसे लगा था कि वो कृतिका को सबके सामने इंसल्ट करेगा, लेकिन उससे उल्टा कृतिका ने ही उसकी इंसल्ट कर दी। दक्ष अपनी बातों को संभालते हुए हंसते हुए कहता है, अरे इट्स ओके, मैं तो बस मजाक कर रहा था, देखना चाह रहा था कि मेरे सारे स्टूडेंट हैं कैसे, बट देख के अच्छा लगा कि आजकल की लड़कियां काफ़ी स्ट्रांग है, अपना स्टैंड खुद ले सकती है। अब गुस्सा ना हो और अपना नाम बताओ। दक्ष ने जब देखा कि कृतिका के जवाब देने से सारे स्टूडेंट उसे घूर कर देख रहे हैं, तो उसने तुरंत ही माहौल को हल्का करने का सोचा, लेकिन कृतिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी उसी रूड टोन में बोलती है, दैट्स गुड कि आप अपने स्टूडेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम कृतिका सिंह प्रताप है। शौर्य ने ही उसे कहा था कि कॉलेज में सबके सामने उसका नाम अपने साथ ना लगाए। तभी दक्ष मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा करता है और फिर मजबूर में बाकी स्टूडेंट्स का इंट्रो लेने लगता है। उसने सोचा क्या था, लेकिन कृतिका ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। लेकिन कोई था जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अपने ऑफिस के केबिन में बैठा शौर्य, जो क्लास की सारी बातें अपने कान में लगे ईयरबड्स के जरिए सुन रहा था। कैसे करवा चौथ पर शौर्य ने जो कृतिका को मंगलसूत्र दिया था, उसमें एक स्पीकर के साथ ट्रेकर फिट किया हुआ था। उसने जानबूझकर ये किया था ताकि वो क्लासरूम की सारी बातें सुन सके और कृतिका की लोकेशन हमेशा ट्रैक कर सके, ताकि आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कृतिका के पास आराम से पहुंच सके। शौर्य हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था दक्ष, मेरी बीवी को तुम अपनी उंगली पर नचाओगे? अरे वो अकेली काफ़ी है तुम्हें जवाब देने के लिए। दिखने में वो मासूम है, लेकिन शेरनी है मेरी वो। तुम जैसे तो तुम जैसे तुम जैसों से तो वो अकेली ही निपट दे। आज शायद समझ आ गया होगा तुम्हें, मैं भी कभी तुम्हारे जैसे ही गलतफहमी में था, लेकिन मेरी गलतफहमी उसने बहुत जल्द दूर कर दी जब मैंने किसी दूसरे की बात सुनकर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। हमेशा उसकी आंखों में आंसू देखने की आदत थी मेरी, लेकिन उस दिन मैंने उसकी आंखों में आग देखी थी और अब वो आग तुम्हें जलाएगी। तब उसके केबिन का डोर नॉक होता है। सूर्य फिर से अपनी असली पर्सनालिटी में आते हुए कठोर आवाज में बोलता है, कमिंग। तब जतिन अपने हाथों में एक इनविटेशन कार्ड ले आता है और सूर्य के सामने रखकर कहता है, सर, मिस्टर सिंघानिया की यहाँ आज पार्टी है। उनकी आज 50 एनिवर्सरी है 50 एनिवर्सरी है, तो उन्होंने आपको और मैम को इनवाइट किया है। सॉरी इन्विटेशन कार्ड को देखते हुए बोलता है, ठीक है हम चले जाएंगे, ये डेट के क्लोज फ्रेंड है, जाना जरूरी है। इतना बोलकर जितिन को जाने का इशारा करता है और लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसे कृतिका की अब इतनी चिंता नहीं थी। उसे पता था अगर दक्ष कुछ बोलेगा तो कृतिका काफ़ी है उसे जवाब देने के लिए, और बाकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी उसने कर रखा था। देखते देखते सारे क्लासेज खत्म हो रहे थे। दक्ष पूरा दिन कॉलेज में ही था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कृतिका से भिड़ने का तो वे सोच भी नहीं सकता था। सारी क्लासेस खत्म हुए और कृतिका अपने साथ तन्वी को लिए बाहर निकलती है। हमेशा की तरह युवान वहां कार लिए खड़ा था। दोनों जल्दी से कार में बैठकर अपनी बातों में लग जाती है। सामने ड्राइविंग कर रहा युवान उनकी बातें सुन रहा था। तभी तन्वी अपना मुंह बनाकर कहती है, तुझे पता है मेरा जल्लाद बॉस ना 2 दिन से काफी शांत था, करवा चौथ में क्या क्या लगता है ये भी बहुत प्यार से पूछ रहा था। मैंने जब पूछा कि आप अपनी बीवी के लिए ये सब ले रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे देखा कि अपनी आंखों से ही भस्म कर देंगे और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, अपनी भाभी के लिए ले रहा हूँ। तन्वी बिल्कुल युवान की तरह एक्टिंग करते हुए कह रही थी। उसकी बातें सुनकर कृतिका का दिमाग ठनका। वो ड्राइंग सीट पर बैठे युवान को देखती है, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए ड्राइंग कर रहा था। वो उसे देखते हुए पूछती है, वैसे तन्वी तेरे उस जल्लाद बॉस का नाम क्या है? तन्वी अपना मुंह चमकाते हुए कहती है, युवान सी ग्रोवर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तन्वी के मुंह से अपना नाम सुनते ही युवान अपनी आंखें जोर से मींच लेता है और ये देख कृतिका जोर जोर से हंसने लगती है। तन्वी तो समझ नहीं पाती, लेकिन युवान समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है। थोड़ी ही देर में युवान का ऑफिस आता है और तन्वी बाहर निकलकर कृतिका को बाय बोलते हुए अंदर चली जाती है।
कृतिका सामने की सीट पर बैठकर युवान के चेहरे से मास्क हटाते हुए बोलती है, क्या चल रहा है ये? युवान ड्राइंग स्टार्ट करते हुए बोलता है, क्या चलेगा, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो। तभी कृतिका हंसते हुए कहती है, आप ही हो ना वे जल्लाद बॉस। युवान फिर से उसे घूरते हुए कहता है, जब आपको पता चल ही गया है तो पूछ क्यों रही है? कृतिका अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसे घूरते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी बताओ कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ, नहीं तो मैं अभी आपके भाई को फ़ोन करके बोल दूंगी कि आपने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, जिस कारण मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर आगे का आप खुद देख लो। युवान तुरंत गाड़ी का ब्रेक मारते हुए कहता है, अरे आप तो बहुत खतरनाक निकली, मुझे जान से मरवाने का इरादा है क्या? भाई देखेंगे भी नहीं कि आपके सिर पर एक खरोच भी आई है या नहीं, बस अपनी गन निकाल कर मुझे शूट कर देंगे। कृतिका प्राउडली अपने बालों को झटकते हुए कहती है, वो तो है, अब बताओ जल्दी, नहीं तो मैं अभी कॉल कर रही हूँ उन्हें। तब युवान उसे रोकते हुए शिमला से लेकर यहाँ तक की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर कृतिका अपना मुंह खोले उसे ही देखती रह जाती है। पूरी बात सुनने के बाद कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि आगे चलकर तन्वी मेरी देवरानी बन सकती है। मैंने बहुत सारी नॉवेल्स में पढ़ा है, बॉस को अपनी सेक्रेटरी से ही प्यार हो जाता है, फिर दोनों शादी भी करते हैं। पहले तो युवान को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब समझ आता है तो कृतिका के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, मेरी तूफान मेल, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर वे वापस ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है और थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मेरा पास्ट कितना ख़राब है ये तो आप भी जानती हो ना, कोई लड़की कैसे मुझसे प्यार कर सकती है, और ना मैं किसी की लाइफ पर बात करूँगा। कृतिका भी सीरियस होते हुए बोलती है, पास्ट तो चला गया ना, अगर तन्वी को आपके पास्ट से कोई प्रॉब्लम ना हुई तो आप करोगे प्यार उससे, वो सच में बहुत अच्छी है। तभी युवान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आपने कोई मैरिज ब्यूरो शुरू किया है क्या? कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा ही समझ लो, पहले तो मैं जतिन भाई और नूर दी की सेटिंग कराने में लगी थी, अब उनके साथ साथ आप दोनों की भी सेटिंग करा के रहूंगी। उसकी बातें सुनकर युवान आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और बस अपना सिर ना में हिला देता है। थोड़ी ही देर में कृतिका को ड्रॉप करने के बाद युवान भी अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। कृतिका जैसे ही अपने केबिन में आती है, एक पियून आकर उसे बोलता है कि सर ने आपको केबिन में आने को बोला है। कृतिका अपना सिर हिलाकर तुरंत सूर्य के केबिन की तरफ चल पड़ती है। कृतिका नॉक करके अंदर आती जाती है और जाते ही सूर्य की गोद में बैठकर अपना सिर उसके सीने से लगा देती है। तभी सूर्य उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कृतिका अपना सिर ऊपर करके सूर्य को देखते हुए उसे कॉलेज की सारी बातें बताने लगती है। लास्ट में वे सूर्य को देखकर कहती है, पता नहीं क्यों मुझे उस प्रोफर से निगेटिव वाइब्स आ रही है। तभी सूर्य उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, प्राउड है मुझे तुम पर, और आगे से भी कभी डरना मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझी, सब संभाल लूंगा। तभी वह कृतिका को एक कार्ड दिखाते हुए कहता है, हमें आज रात इनकी एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, ये डेड के सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक है, तुम तैयार रहना, मैं तब तक आ जाऊंगा। कृतिका थोड़ा उदास होते हुए कहती है, बट मैं पहनूंगी क्या? सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे ड्रेस तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वहां होगा, अब जाओ अपना काम कर लो, आज जल्दी घर चली जाना, मैं युवान को बोल दूंगा। कृतिका अपना सिर हिलाकर अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ युवान और तन्वी दोनों ही किसी काम के सिलसिले में किसी पुरानी साइट पर आए थे, जहां कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी और कुछ बाकी थी। युवान का न्यू प्रोजेक्ट उसी साइट पर शुरू होने वाला था। दोनों ही एक आधी अधूरी बनी हुई बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। वहां सभी जगह बस जमीन पर तारे बिछी हुई थी। युवान वहां के मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था और तन्वी अपने हाथों में पकड़े टैब में उसे नोट कर रही थी, लेकिन तभी वो अपने एक पैर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाती है, उसके पैर में एक तार फंस जाता है, जिस कारण तन्वी खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे की तरफ ही अपनी पीठ के बल जोर से गिरती है। जब युवान के कानों में धमकी आवाज आती है तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तन्वी को नीचे गिरा हुआ पाता है। वो तुरंत तन्वी के पास आकर उसे बैठने में मदद करता है, लेकिन तन्वी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नीचे ढेर सारे तारे होने के कारण उसके सिर में तो कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कमर में शायद कुछ जगह छिल गया था, क्योंकि युवान को उसकी कुर्ती में ब्लड लगा दिखता है। युवान तुरंत तन्वी को अपनी गोद में उठाकर कार के पास लाता है और उसे अंदर बैठाते हुए कहता है, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तभी वो मैनेजर बोलता है, सर यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक चल रही है, बस इमरजेंसी केसेज ही लिए जा रहे हैं। युवान अपना सिर हिलाकर कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है। थोड़ी दूर आकर अपनी कार रोकता है जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तभी युवान अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और तन्वी को देखकर बोलता है, अपनी कुर्ती ऊपर करो, काफ़ी चोट आई है तुम्हें, दवाई लगानी पड़ेगी। युवान की बातें सुनकर तन्वी बस उसे मुँह फाड़े देखती रह जाती है। युवान की बातें सुनकर तन्वी उसे घूर कर देखती है और खुद को कार के डोर से चिपकाते हुए कहती है, आप ये क्या बोल रहे हैं सर, मुझे कोई चोट नहीं आई है, दर्द भी नहीं हो रहा, ठीक हूँ मैं। युवान अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी पीठ पर
खून लगा हुआ है, मतलब साफ है कि चोट लगी है। अब ज़्यादा बहस मत करो और घूमो पीछे। इस तरह से घाव को छोड़ोगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। और तुम घबराओ मत, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तुमने को भी अपनी पीठ पर काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन मैं युवान को रोकने के लिए झूठ बोल रही थी। तभी तन्वी अपने आसपास देखते हुए कहती है, सर लेकिन यहाँ कैसे, खुले में कोई देख लेगा। तो युवान अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, कोई नहीं देखेगा। कार में जो ग्लास है उससे हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। अब घूमो पीछे, मुझे और भी काम है। तन्वी ना चाहते हुए भी युवान की तरफ अपनी पीठ कर देती है। युवान जैसे ही अपना हाथ उसकी कुर्ती उठाने के लिए बढ़ाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपने हाथ को कांपते हुए पाता है। युवान अपने कांपते हाथ देखकर खुद से बोलता है, सब ये क्या हो रहा है मुझे? पहले तो कभी भी मेरे हाथ नहीं कांपे, 1 मिनट भी नहीं लगता था मुझे लड़कियों के कांप कपड़े उतारने में। मेरी तो हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ गुजरती थी, लेकिन इसको बस छूने में ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। तभी युवान अपने कांपते हाथ से ही तन्वी के बाल, जो कंधे तक ही थे, उन्हें आगे की तरफ करता है और उसके सूट में लगी चेन पकड़कर खोल देता है। चेन खुलते ही तन्वी की गोरी पीठ युवान के सामने थी और उसके अंदर पहने हुए उसके निजी कपड़े भी दिख रहे थे, लेकिन युवान की नज़र बस उसके घाव पर थी। तन्वी की पीठ पर 2 से 3 जगह कट लग गए थे। युवान तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकालकर उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाता है। वह जैसे ही जख्म पर रखता है, तन्वी की सिसकियां निकल जाती है। युवान धीरे धीरे सभी जख्मों को अच्छे से क्लीन कर उस पर दवा लगाकर बैंडेज कर देता है। तभी उसकी नज़र पीठ के बीचों बीच बहते खून पर जाती है। युवान सोच में पड़ जाता है कि क्या करे, क्योंकि वहाँ उसके निजी कपड़े का हुक लगा हुआ था। शायद उसका हुक पीठ में चुभ गया था। युवान जैसे ही उसे खोलने के लिए पकड़ता है, ये फील कर तन्वी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो युवान के हाथ अपने निजी कपड़े पर फील कर शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। युवान अच्छी तरह सारे जख्मों में दवा लगाकर बैंडेज करता है और फिर सूट की चेन फिर से बंद करते हुए बोलता है, हो गया। लेकिन तन्वी को अब काफ़ी शर्म आ रही थी युवान को फेस करने में। युवान भी काफ़ी कुछ यही हाल था। तभी उसके दिमाग में कृतिका की बातें चलने लगती है और वो अपना सिर झटक कर बोलता है, ये तूफान मेल भी कुछ ना कुछ बोल जाती है। युवान ड्राइविंग स्टार्ट करता है और दोनों ही बस शांति से बैठे रहते हैं। हमेशा तन्वी को परेशान करने वाला युवान आज शांत था। तन्वी भी बस अपनी नज़र चुराते हुए विंडो के बाहर देख रही थी। वो अपना चेहरा युवान की तरफ कर ही नहीं रही थी। एक वजह यह भी थी कि उसके निजी कपड़े का हुक खुला हुआ था, जिस कारण वे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी और ऊपर से उसने दुपट्टा भी नहीं लिया था। थोड़ी ही देर में युवान की कार उसके ऑफिस के अंदर पार्किंग एरिया में आकर पार्क होती है। युवान तुरंत बाहर निकलकर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद उसे महसूस होता है कि तन्वी उसके पीछे नहीं आ रही। जब युवान पलट कर देखता है तो पाता है कि तन्वी अभी भी कार में ही बैठी थी। वो जैसे ही तन्वी को बुलाने वापस जाने को होता है, उसे कुछ याद आता है। वो अपना कोट उतार कर वापस जाता है और तन्वी की साइड का डोर खोलकर अपना कोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये पहन लो और आओ मेरे साथ। इतना बोलकर वो बिना एक नज़र उसे देखे ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। तन्वी तुरंत वो कोट पहन लेती है। उसे पहनते ही उसे युवान का एहसास खुद के शरीर पर होने लगता है। युवान के शरीर से निकलने वाली स्मेल उसे खुद में महसूस हो रही थी। तन्वी अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? आज से पहले तो कभी भी मुझे किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन फिर वे तुरंत अपना सिर झटक कर बाहर निकलती है और युवान के पीछे हो लेती है। युवान ने कार अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में पार्क की थी, इसलिए कोई भी उन लोगों को देख नहीं पाया था। वो तन्वी को अपने साथ अपने प्राइवेट लिफ्ट से लेकर जा रहा था, ताकि ऑफिस में तन्वी को कुछ गलत सुनना ना पड़े। देखते ही देखते शाम हो गई। कृतिका अपना काम खत्म कर जैसे ही बाहर निकलती है, उसे युवान बाहर दिखता है। कृतिका तुरंत उसके पास वाली सीट पर बैठकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसे युवान आज काफ़ी शांत दिख रहा था। कृतिका को ये अच्छा नहीं लगता। वो युवान की तरफ देखकर बोलती है, कुछ हुआ है क्या? आज आप इतने शांत क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? युवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन ना लो आप। युवान को आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार कोई उसकी परवाह कर रहा था। तभी कृतिका अपना हाथ बढ़ाकर युवान के सर छूती है और हैरानी से युवान की तरफ देखकर बोलती है, आप बोल रहे हो कि आप ठीक हो? आग की तरह आपका सिर गर्म है। क्या जरूरत थी मुझे लेने आने की? सूर्य को बोलकर मैं दूसरी गाड़ी मंगवा लेती ना। युवान अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, और मुझे आदत है इतने फीवर में काम करने की, आगे भी करता ही था ना। तभी कृतिका उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहती है, आगे में और अभी में फ़र्क है। अभी आप अकेले नहीं हो। कृतिका को खुद कितनी टेंशन लेते देख युवान की आंखें थोड़ी नम हो जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छे से उसे छुपा लेता है। थोड़ी ही देर में कार सूर्या की विला में एंटर होती है। कृतिका तुरंत बाहर निकलकर युवान की साइड का डोर खोलती है और उसे बाहर आने को कहती है। युवान उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ
ले जाने लगती है। ये देख युवान अपना हाथ खींचते हुए कहता है, कृतिका ये क्या कर रही है आप चली जाओ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। कृतिका अपना गुस्सा वाला लुक देते हुए कहती है, चुपचाप चलो मेरे साथ। वो उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है। तभी युवान उसे रोकते हुए बोलता है, कृतिका प्लीज ना, अगर भाई को बुरा लग गया तो। कृतिका थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, आप उनका टेंशन ना लो। कृतिका अपने साथ युवान को लिए घर के अंदर जाती है और उसे एक रूम में ले जाती है। युवान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि रूम में पहले से ही डॉक्टर की एक टीम मौजूद थी। युवान कुछ बोलता उससे पहले ही कृतिका उसे बेड पर सुलाते हुए साइड होती है और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर कृतिका से कहता है, मैम इन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, सुबह तक ये काफ़ी बेटर हो जाएंगे। इतना बोलकर वे एक इंजेक्शन युवान को लगाकर कुछ मेडिसिन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक मेड अपने हाथों में सूप लिए रूम में आती है। कृतिका सूप अपने हाथों में लेकर उसे बाहर जाने को बोलती है और युवान के पास बैठकर उसे सूप पिलाने लगती है। युवान भी चुपचाप सूप पीने लगता है, क्योंकि अभी वह उस हालत में ही नहीं था कि बहस करे। कृतिका उसे सूप पिलाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, आप अच्छे से आराम कीजिए और ये सब अरेंजमेंट आपके भाई ने ही किया है, तो कुछ टेंशन ना लो, हमें कहीं जाना है तो मैं तैयार होने वाली हूँ। युवान अपना सिर हाँ में हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका अपने रूम में जैसे ही आती है, उसकी नज़र बेड पर रखे एक बैग पर जाती है। वो तुरंत उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें एक ब्लैक नेट की साड़ी थी जिस पर डायमंड का वर्क था। कृतिका उस साड़ी को देखकर कहती है, वाओ, गब्बर की चॉइस तो बहुत अच्छी है। तभी वो ब्लाउज और पेटीकोट लेकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी ही देर में कमरे में आती है। जैसे ही साड़ी अपने हाथ में लेती है, उसे याद आता है कि उसे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं। वो अपना मुंह बनाकर कहती है, ये गब्बर बिना इन्हें साड़ी ही दिखी थी। काफी समय होने के बाद भी कृतिका अभी भी साड़ी में ही उलझी हुई थी। तभी उसके इस कमरे का डोर खुलता है। कृतिका जब सामने देखती है तो वहाँ सूर्य उसे ही देख रहा था। कृतिका अभी भी साड़ी में ही उलझी हुई थी। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वे अभी किस हालत में है। उसने बस साड़ी जैसे तैसे अपने सिर पर लपेटी हुई थी। उसके डीप नेक ब्लाउज से झांकता उसका हल्का हल्का क्लीवलेज साफ साफ दिख रहा था। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, जिस कारण उसकी गोरी पीठ आईने में झलक रही थी। लेकिन शौर्य की नजरें तो कहीं और थी। कृतिका बिना कुछ ध्यान दिए ही रोनी सूरत बनाते हुए शौर्य को देख बड़ी ही मासूमियत से कहती है, आपने साड़ी क्यों ली मेरे लिए? आपको पता है ना मुझे पहननी नहीं आती। 1 घंटे से पहन रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा, और नूरदी भी नहीं है यहाँ। कृतिका अपनी साड़ी ठीक करते हुए बस बोले जा रही थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसे इस तरह देख शौर्य के जज्बात बहक रहे थे। शौर्य कृतिका पर नजर टिकाए ही रूम के अंदर आता है और डोर को लॉक कर अपना कदम कृतिका की तरफ बढ़ा देता है, जो अभी भी साड़ी में ही उलझी हुई थी। ऐसा नहीं था कि शौर्य ने कृतिका को इस तरह पहली बार देखा था। उसने पहले भी एक बार उसे साड़ी पहनाई थी, लेकिन उस समय उन दोनों के बीच प्यार नहीं था, जज्बात अलग थे। शौर्य जो भी करता था बस गुस्से में करता था ताकि कृतिका को तकलीफ हो, लेकिन आज फीलिंग्स अलग थी। शौर्य अपनी इंटेंस नजरें उस पर जमाए उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। पहले उसकी नज़र मिरर में दिखती उसकी गोरी और बेदाग पीठ पर जाती है, फिर उसके क्लूलेस पर, लेकिन जब उसकी नज़र नेट की साड़ी से झांकती उसकी नेवल पर जाती है तो उसे एक अलग ही फीलिंग आती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। उसका दिल उसे चूमने का करता है, लेकिन वह खुद के जज्बात संभाल कर अपने कदम कृतिका की तरफ बढ़ाता है और उसके करीब जाते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक खींचने के कारण कृतिका के हाथ में पकड़ी साड़ी नीचे गिर जाती है और उसके दोनों हाथ सूर्य के सीने पर आ जाते हैं। सूर्य अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर कृतिका के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए मधुर भरी आवाज में बोलता है, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? इतना टाइम लगता है तैयार होने में? कृतिका अपना मुंह बनाकर गुस्से में सूर्य को धक्का देकर बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे घूरते हुए कहती है, तैयार हो जाऊं? कैसे हो जाऊं तैयार? किसने कहा था इतनी लंबी साड़ी लाने को? छोटी साड़ी नहीं ला सकते थे क्या? और आपको पता है मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। जितनी देर से मैं ये साड़ी पहन रही हूँ ना, उतनी देर में तो आदमी अंतरिक्ष में पहुंच जाए। कृतिका नॉन स्टेप गुस्से में बोले जा रही थी, बिना बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वो अभी बस ब्लाउज और पेटीकोट में है। कृतिका की बचकानी बातें सुनकर सॉरी अपना सिर नाम हिलाते हुए कहता है, माय बेबी गर्ल, साड़ी तो इस कितनी ही लंबी होती है। फिर वो पर्स पर पड़ी साड़ी अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है, आओ मेरे पास, पहना दूं तुम्हें साड़ी। सूर्य के हाथों में साड़ी देख कृतिका की नज़र खुद पर पड़ जाती है तो उसे एहसास होता है कि वे किस हालत में है। उसे काफी शर्म आ रही थी सूर्य के सामने खुद को इस तरह
देख उसके गोरे गाल गुलाबी होते जा रहे थे। वो शर्म के मारे दोनों हाथों से चेहरा ढकते हुए अपना सिर नामे हिलाती है। तभी सूर्य की आवाज़ फिर से आती है, अब आओ भी, जाना भी हमें। कृतिका पीछे मुड़कर ब्लैंकेट खींचकर खुद को ढकते हुए कहती है, आप कैसे पहना सकते हैं साड़ी। तभी सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम योर हस्बैंड पेस्ट्री। और शायद याद होगा तो पहले भी मैंने एक बार तुम्हें साड़ी पहनाई थी। इतना बोलकर वे कृतिका के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा करता है। सूर्य कृतिका की झुकी नजरों को देखते हुए ही अपने घुटनों पर आता है और साड़ी का एक कोना पकड़ कर उसके पेटीकोट में टक करता है। सूर्य की उंगलियों को अपनी कमर पर महसूस कर कृतिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपने कान गर्म महसूस होते हैं। उसे ये क्यों हो रहा था, इस फीलिंग से शायद वो अनजान थी। सूर्य आगे बढ़कर साड़ी की प्लीट्स बनाकर जैसे धी की पेट के सामने टक करता है। उसकी नज़र एक बार फिर कृतिका की नेवल पर जाती है। वो अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी हैंड उसने उसकी नेवल पर रखकर उसे शक करने लगता है। सूर्य की इस हरकत से कृतिका मानो जम सी जाती है। उसके पैर जमीन में गड़ जाते हैं। उसके अंदर ढेर सारे जज्बात एक साथ उभर रहे थे। पूरे शरीर में झुरझुरी सी मची हुई थी और पेट में तितलियां उड़ती महसूस हो रही थी। सूर्य अपने दोनों हाथ उसकी पतली कमर पर रखकर लगातार उसके नेवल को चूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे आज उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। तभी कृतिका अपना हाथ उसके बालों पर कसते हुए कांपती आवाज में बोलती है, क्या क्या कर रहे हैं आप, मुझे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। सूर्य समझ चुका था कि कृतिका को क्या हो रहा है, लेकिन वो मदहोश था। सूर्य कृतिका के पेट को चूमते हुए ही कहता है, से माय नेम पेस्ट्री, फिर छोड़ दूंगा। इतना बोलकर फिर से उसके पेट पर होठ रख देता है। कृतिका के मुंह से अब सिसकियां निकलनी शुरू हो गई थी। वो फिर से कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है उसकी एक हल्की चीख निकल जाती है, क्योंकि सूर्य ने उसे बाइट करना शुरू कर दिया था। कृतिका अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। अब तभी उसकी एक और चीख निकलती है, क्यों, और सूर्य की आवाज़ सुनाई देती है, मैंने कहा मेरा नाम लो, जब तक मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा ऐसे ही चीखने लगी तुम्हारी। इतना बोलकर वो एक बार फिर अपना दांत उसके पेट पर गड़ा देता है। सूर्य के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कृतिका की एक बदहोश भरी आवाज़ निकलती है, सूर्य प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तभी सूर्य कृतिका की बाह पकड़कर उसे नीचे खींचते हुए अपने लेप पर बिठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता मेरे करीब आने से तुम्हें क्या हो रहा था। कृतिका मासूमियत से अपना सिर ना में हिला देती है। तभी सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, योर बॉडी वांट्स मी, मेरी जान, और जब भी मैं तुम्हारे करीब हूँ तुम्हारे लबों पर बस मेरा नाम आना चाहिए। इतना बोलकर अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे चूमने लगता है। थोड़ी ही देर में कृतिका की हालत खराब होने लगती है, लेकिन सूर्य के होठ उसके होठों पर लगातार चल रहे थे। वह उसके मुंह में अपनी टंग डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृतिका मुंह खोल ही नहीं रही थी। तभी सूर्य को कृतिका थोड़ी ढीली पड़ती हुई महसूस होती है और वो न चाहते हुए भी उसके होठों से अपने होठ हटा लेता है। कृतिका एकदम उसके सीने से लगकर जोर जोर से सांस लेने लगती है। तभी सूर्य उसकी पीठ को रब करते हुए कहता है, टेक ए डीप ब्रीथ जान। कृतिका अपनी सांसों को कंट्रोल कर सूर्य को घूर कर देखती है और गुस्से में कहती है, आज के बाद कभी मुझे साड़ी देना तो देख लेना क्या हाल करूंगी आपका। सूर्य मुस्कुराते हुए उसे खड़ा करता है और उसका आंचल सेट करते हुए कहता है, गुस्से में तुम और भी प्यारी और क्यूट लगती हो। इतना बोलकर उसके गालों को चूम लेता है और उस आईने के सामने बिठाकर तैयार होने का बोलकर खुद बाथरूम के अंदर चला जाता है। सूर्य बाथरूम के अंदर आकर शावर के ठंडे पानी के नीचे खुद को शांत करता है। वो खुद से कहता है, तुम समझ नहीं पाओगे कभी कि तुम्हारे इतना करीब आकर खुद को कंट्रोल करना कितना पेनफुल है। मेरे लिए अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे करीब आने से अब कुछ कुछ फील करती है। जानता हूँ छोटी हो अभी, लेकिन शायद अब मैं खुद पर और कंट्रोल ना कर पाऊँ। बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाऊंगा मेरी जान। आधे घंटे के अंदर सूर्य तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा सोफे पर बैठी कृतिका को देख रहा था। सूर्य अपने बालों में कोम चलाते हुए कहता है, तुम जानती हो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। कृतिका अपना मुंह बनाकर कहती है, आपको क्या मैं बच्ची लगती हूँ, सुंदर होता है इसका मतलब। सूर्य मुस्कुराते हुए अपनी नज़र कृतिका पर टिका कर कहता है, मेरे लिए तो ब्यूटीफुल का मतलब तुम हो। अपनी तारीफ सुनकर कृतिका के गाल लाल होने लगते हैं। तभी सूर्य अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और अपनी आंखों से उसे हाथ थामने का इशारा करता है। कृतिका तुरंत उसके हाथ में हाथ दे देती है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जतिन गुस्से में नूर का हाथ खींचते हुए उसे जबरदस्ती छत पर लेकर जाता है। जैसे ही दोनों छत पर पहुंचते हैं, नूर उसका हाथ झटक कर कहती है, क्यों लाए आप मुझे यहाँ, हम्म, क्या हक है आपका मुझ पर जो आप मेरे फ्रेंड के सामने ही मुझे इस तरह खींच कर यहाँ ले आए। क्या सोच रहे होंगे, वो पूछेंगे कि किस रिश्ते से लेकर गए मुझे आप, तो क्या जवाब दूंगी मैं। जतिन भी गुस्से में नूर को देख कर कहता है, फ्रेंड था तो दूर से बात करता ना, गले लगने की क्या जरूरत थी, और आप भी थोड़ा ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही थी उसके। हुआ ये था कि नूर आज अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड से मिलने गई
थी जिसमें अरहम नाम का एक लड़का था जिसका कभी नूर पर क्रश था। नूर को देखकर वो एक्साइटेड हो गया और उसने उसे गले लगा लिया। जतिन ने ये देख लिया था क्योंकि वो भी उसी कैफे में मीटिंग के लिए था। उसका दिमाग गर्म हो गया और वह अपनी मीटिंग छोड़कर नूर का हाथ पकड़कर खींच लाया। नूर फिर से गुस्से में चीखती है, हाँ हो रही थी क्लोज, लग गई थी गले तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ, उससे निकाह भी कर सकती हूँ, आपको उससे क्या। इससे पहले वो आगे बोलती, जतिन अपना हाथ उसके सिर के पीछे करता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए अपने होंठ उसके होठों पर रखकर उसे चूमने लगता है। अभी वह काफी रफली उसे चूम रहा था जिससे नूर को तकलीफ हो रही थी। एक लंबे किस के बाद जतिन उसे छोड़ते हुए गुस्से से कहता है, हक और रिश्ते की बात की ना आज आपने, बस कुछ देर इंतजार कीजिए, रिश्ता भी बंधेगा और आप पर हक भी होगा मेरा। इतना बोलकर नूर को झटके से छोड़कर वहां से निकल जाता है। सॉरी गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में कृतिका को भी देख रहा था जो अभी भी अपनी साड़ी में ही उलझी हुई थी। ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ब्लैक नेट की साड़ी जिस पर डायमंड का वर्क था, अपने कर्ली बालों की मिडिल पार्टीशन कर सूर्य के नाम का सिंदूर भरा हुआ था। कानों में डायमंड ईयररिंग्स, माथे पर लाल छोटी बिंदी। स्लीवलेस ब्लाउज के कारण उसके लंबे और पतले हाथ काफी सुंदर दिख रहे थे जिसमें उसने लाल चूड़ा पहना हुआ था और करवा चौथ में लगाई मेहंदी अभी भी उसके हाथों में दिख रही थी। कुल मिलाकर बोला जाए तो क़यामत ढा रही थी और फिलहाल सूर्य के दिल पर भी कहर ढा रही थी। कृतिका अपनी साड़ी ठीक कर आराम से बैठते हुए अपनी नजरें सूर्य की तरफ करती है तो थोड़ी ही देर में वह उसमें खो जाती है। ब्लैक थ्री पीस सूट में सूर्य भी कहर ढा रहा था। कृतिका को खुद की तरफ देख सूर्य के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वो अपना चेहरा कृतिका की तरफ करके बोलता है, क्या हुआ, होट लग रहा हूँ ना। कृतिका अपना मुंह बनाकर विंडो के बाहर देखते हुए कहती है, होट और आप काले भूत लग रहे हो। लेकिन उसके दिल का शोर सब बयान कर रहा था और सूर्य अपना सिर ना हिलाकर मुस्कुराते हुए अपना ध्यान ड्राइविंग पर कर लेता है। कृतिका को कुछ याद आता है और वह सूर्य की तरफ देखकर बोलती है, एक बात पूछूं। सूर्य अपनी नजरें सामने रखते हुए ही अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी कृतिका सूर्य की तरफ देखकर बोलती है, वैसे आपने उस टाइम ये क्यों कहा था कि योर बॉडी वांट्स मी, मतलब क्या है इसका। कृतिका का बचकाना सवाल सुनकर सूर्य मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थोड़ा झुकता है और बड़े ही प्यार से कहता है, मेरी जान, जितना दिमाग है उतना चलाओ, नहीं तो घुटनों में दर्द होने लगेगा। पहले तो कृतिका मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी क्योंकि सूर्य बोल ही इतने प्यार से रहा था, लेकिन जैसे ही वे बात समझती है कि सूर्य ने क्या बोला है, वो गुस्से में सूर्य के कंधे पर मुक्के मारने लगती है। सूर्य को मारते जब कृतिका के हाथ में दर्द होने लगता है तो वे अपने हाथ को देखते हुए कहती है, आप क्या लोहे के बने हो, हाथ तोड़ दिया मेरा। तभी सूर्य मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा मैंने बोला क्या मुझे मारने को। अब भूख तो कृतिका एक बार फिर चुप हो जाती है और अपना सिर विंडो पर टिकाकर बाहर की तरफ देखने लगती है। गाड़ी में पूरी तरह शांति पसर जाती है। तभी गाड़ी एक जगह आकर रुकती है। कृतिका विंडो के बाहर देखती है तो बाहर एक लग्जरियस होटल था जिसे पूरी लाइट से सजाया गया था। सूर्य तुरंत बाहर निकलकर कृतिका की साइड का डोर खोलता है और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा देता है। कृतिका भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और दोनों होटल के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही सूर्य और कृतिका अंदर आते हैं एक कपल उनका वेलकम करता है। ये थे मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया जिनकी आज एनिवर्सरी पार्टी थी। लेकिन जब मिसेज सिंघानिया की नज़र कृतिका पर जाती है उनकी आंखें उस पर जम सी जाती है। मिसेज सिंघानिया तुरंत कृतिका के गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती है, सूर्य आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, किसी बार्बी डॉल की तरह। अपनी तारीफ सुनकर कृतिका की नजरें शर्म से झुक जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और अचानक से सूर्य के गले लग जाती है। और वाचिंग, बाय बाय।